हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 कार्बन और उसके यौगिक। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण और उनकी विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन हमारा टॉपिक क्या होगा? कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रोपस ऑफ कार्बन। तो ये होते क्या हैं कि जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जो गुणों में पर्याप्त भिन्नता रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं। उनका जो आधार होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन उनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, अपर रूप कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया अपर रूपता कहलाती है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन देंगे तो उससे पहले ये देख लो कि अपर रूप होते कितने हैं। अपर रूप दो तरह के होते हैं। इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं? ये सभी किसके बने होते हैं? जो अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। ये कार्बन के बने होंगे। तो ये दो तरह से होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में हम तीन ही पढ़ेंगे। यहाँ पर तीन ही होते हैं, हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरिन। ठीक है। और अक्रिस्टलीय अपर रूप में जैसे कई होते हैं जो भंगुर प्रकृति के नहीं होते। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। इनकी क्रिस्टलीय ज्यामिति होती है जो भंगुर प्रकृति की होती है। इनको टुकड़े करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। जो अक्रिस्टलीय रूप होते हैं वो कोयला है, कोक है, कास्ट चारकोल है, जंतु चारकोल, काजल या गैस कार्बन। जैसे उनको क्या लिखते हैं, इस तरह से उनका वर्गीकरण कर देते हैं। कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, कोक, कार्बन, गैस, काजल। ये सभी क्या है? गुणों में भिन्नता रखते हैं, लेकिन इनकी जो बेसिक संरचना होती है वो कार्बन की बनी होती है। तो अपर रूप की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जो आपस में पर्याप्त भिन्नता रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं। तो कार्बन के अपर रूप यानी क्रिस्टलीय अपर रूप को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके बाद इसका ये वर्गीकरण हो गया कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। तो अपर रूप की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखते हैं हम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं तथा यह गुण अपर रूपता कहते हैं। इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अब जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। इन सभी रूपों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, यानी इनको देखने में इनमें अंतर पाया जाता है। हीरा अलग दिखाई देता है, कोयला अलग दिखाई देगा और फुलरिन अलग दिखाई देता है। यानी इनके भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इनकी जो आधारभूत संरचना होती है यानी जो जिससे बने होते हैं वो कार्बन ही होता है। ये सभी रूप कार्बन से निर्मित होते हैं, लेकिन इनकी बंधों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है? इसके बाद है क्रिस्टलीय, हम इसी को पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय अपर रूप। अब क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है कि कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। हर अलग अलग अपर रूप के लिए कार्बन की बंधों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्रिस्टलीय अपर रूप में, यानी ये है क्रिस्टलीय अपर रूप की डेफिनेशन। वह अपर रूप जिसमें कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में यानी निश्चित बंध कोण पर, निश्चित ज्यामिति पर, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित कोण का निर्माण करते हैं तो क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। जैसे हीरा। अब हीरे में जो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं वो परस्पर
चारों संयोजकताओं से जुड़े होते हैं। तो उस कार्बन परमाणु की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी हीरे की विशेषता क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीरा, उसकी विशेषताएं लिखेंगे और उसके उपयोग लिखेंगे हम, और उसकी संरचना बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का। देखिए ये हीरे की संरचना है। इसमें क्या होता है, एक त्रिविमीय संरचना होती है ये। इसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक दृढ़ यानी कठोर त्रिआयामी यानी त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। यानी इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हीरा है, एक कार्बन है, कार्बन परमाणु है, ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाएगा इस तरह से। अब ये इस तरह से, ये फिर आगे ऐसे जुड़ते हुए अन्य संरचना का निर्माण करते हैं, एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण हो जाता है। तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। चारों कार्बन की संयोजकताएं 4 कार्बन से जुड़ी होती हैं, फिर ये अन्य 4 से जुड़ी होंगी, ये अन्य 4 से जुड़ी होंगी। यानी हीरे में सिर्फ कार्बन ही पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें कार्बन के मध्य की बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रम होती है। यानी जो ये दूरी होती है यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या होती है, 1.54 एंगस्ट्रम होती है। ये जो बंधों की दूरी है सारी 1.54 एंगस्ट्रम होती है, सब समान होती हैं। तो इसमें देखो कार्बन ही है और कोई नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। ये है कार्बन का अति शुद्ध रूप है। अब मेन जो चीज़ है वो है इम्पोर्टेंट, यह है विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। यानी इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तो वो विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में, ये अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़कर वहाँ पर बिजी हो जाते हैं, है ना। अब कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये विद्युत का चालन भी नहीं कर सकता। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट गुण है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, हीरा और ग्रेफाइट की तुलना कराते हैं। ये बोलते हैं कि ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है और हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। तो इसमें क्या होता है कि जो हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये विद्युत का कुचालक होता है, मेन कैरेक्टर है इसका। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा हो। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हीरे ग्रेफाइट में अंतर पूछ लेते हैं उनमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि इसमें जो कार्बन के बीच में जो बंध होता है वो किस प्रकृति का होता है, सहसंयोजक होता है या आयनिक बंध होता है या उप सहसंयोजक होता है। तो इसमें बंध होता है सहसंयोजक। हीरे में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसलिए यह कठोर, दृढ़ व कठोर होता है। अब तक का ये हीरा सबसे कठोर धातु होती है, कठोर यौगिक होता है। तो इसमें इसका जो गलनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो नीचे लिख लो इसकी विशेषता, इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है। इसका गलनांक उच्च इसका गलनांक उच्च 3843 केल्विन के लगभग होता है। 3843 केल्विन
होता है। तो इस तरह से ये इसकी विशेषताएं हैं हीरे की। और भी विशेषताएं होती हैं। ये कार्बन का शुद्ध रूप है। इसको बनाते कैसे हैं? ये कोयलों की चट्टानों में पाया जाता है उच्च दाब और ताप पर, यानी इसमें यह कोयले की परतों पर उच्च ताप व उच्च दाब पड़ने के कारण बनता है। यानी हीरा जब कोयले के खानों में मिलता है, कोयले में की परतों को, चट्टानों की जो परतें होती हैं उन पर उच्च दाब और ताप लगता है तो कोयला हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मेन कैरेक्टर है ये भी कि हीरा बनता कैसे है। ये कोयले से बनता है। जब कोयले को उच्च ताप व दाब पर, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर उसको दाब लगाते हैं तो वह हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हीरा बनता है। इस तरह ये हीरे के गुण हो गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उधर हीरे की संरचना बना रखी है। यानी जितना ज़्यादा दाब पड़ेगा उतना ही ये पारदर्शी होता है। तो हीरे का एक गुण होता है यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ और होती है। इसमें कार्बन पर संकरण कौन सा होता है? कार्बन, इसमें कार्बन पर देखो कार्बन ने चारों बंध बना रखे हैं। 4 बंध बन रहे हैं तो सिग्मा बंध 4 हो गए। 4 सिग्मा बंध होते हैं तो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। ये मेन अंतर है। इसमें हीरे में कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है। sp3 संकृत अवस्था होगी तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय होती है ना। चतुष्फलकीय किसके कारण होती है? sp3 संकरण के कारण जो कार्बन होता है sp3 संकृत होता है। ठीक है, तो ये हो गए हीरे की विशेषताएं। इसके बाद लिखेंगे हीरे के गुण। हीरा क्या क्या, ये हीरे के उपयोग हैं। जो कांच को काटने में काम आता है। कटर बनते हैं कांच को काटने के लिए। क्यों? अत्यधिक कठोर होता है, इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में, चट्टानों व पत्थरों को काटने वाले कटर जो मशीनों में लगते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। रत्न व आभूषणों में भी हीरे का उपयोग होता है। तो ये हो गए हीरे के उपयोग और उनकी विशेषताएं। इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्रेफाइट की विशेषताएं। ये हैं ग्रेफाइट की विशेषताएं। ग्रेफाइट होता क्या है? कार्बन का सेकंड अपर रूप है हीरे के बाद। इसमें क्या होता है? यह अपारदर्शी, हीरा क्या होता है? पारदर्शी था। ये अपारदर्शी, चमकीला, काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है, सॉफ्ट होता है। इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये कार्बन है, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 बंध बनाए हुए हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। यदि 3 सिग्मा बंध हो तो संकरण होता है sp2 और sp2 की संरचना होती है त्रिकोणीय। ठीक है, ये होती है त्रिकोणीय। ठीक है, संकरण के हिसाब से। तो इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है, जिसके कारण ऐसे त्रिकोण आपस में मिलकर एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं। 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर समतलीय, यानी एक ही तल में नीचे षटकोणीय परतदार संरचना, यानी एक षटकोणीय परत बन गई, उसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसे बनी होती है। एक परतदार संरचना बनाता है। ग्रेफाइट की संरचना में ये षटकोणीय परतें, जो हेक्सागोनल परतें होती हैं, अभी संरचना बनाएंगे इसकी, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। इस तरह से परतें होती हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.40 एंगस्ट्रम या 340 पिकोमीटर होती है। ये परतें परस्पर दुर्बल बंधों से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण ये आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकती हैं।
इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है और ये दुर्बल बंधों से जुड़ी होती है, तो ये फिसल सकती हैं। अतः इनका उपयोग स्नेहक के रूप में यानी लुब्रिकेंट्स के रूप में इनका उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। sp2 का मतलब होता है त्रिकोणीय संरचना बनाना। अब त्रिकोण आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, एक षटकोणीय संरचना बन जाती है, तो व्यवस्थित होता है तथा बंध की प्रकृति सहसंयोजक प्रकृति होती है। विद्युत का अच्छा चालक होता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आता है, हीरे और ग्रेफाइट की तुलना करते हैं तब विद्युत का अच्छा चालक होता है क्योंकि इसमें कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि हीरे में नहीं था। यहाँ पर देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 में से 3 तो बंध बना लिए, तीनों ने बंध बनाने में काम आ गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर संचरित होता रहता है, जाता रहता है, जिससे विद्युत का चालन हो जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में बंध की दूरी 1.42 एंगस्ट्रम होती है, या पिकोमीटर में भी लिख सकते हैं 141.5 पिकोमीटर होती है, तथा परतों के बीच की दूरी 3.40 एंगस्ट्रम या 340 पिकोमीटर होती है। तो इस तरह से ये ग्रेफाइट की विशेषताएं हो गई। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसकी संरचना बनाते हैं, ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये है ग्रेफाइट की परतीय संरचना, षटकोणीय संरचना। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्बन 3 बंधों से जुड़ा हुआ है, यानी एक इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये विद्युत का आसानी से चालन कर सकता है, करंट प्रवाहित हो सकता है। और ऐसी इसमें षटकोणीय परतदार संरचना होती है, एक परत के नीचे दूसरी, तीसरी, इस तरह से परतों के रूप में व्यवस्थित होता है, इसलिए इसको परतदार संरचना भी कहते हैं। प्रत्येक कार्बन 3 बंध बने हुए हैं, तो ये क्या होता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है। और ये जो बंध होता है ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है। प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.42 एंगस्ट्रम या 141.5 पिकोमीटर होती है। तो ये एक परत बन गई पूरी। अब दूसरी परत है, इन दोनों परतों के बीच की दूरी 3.40 एंगस्ट्रम या 340 पिकोमीटर होती है। तो ये परतों के बीच में जो बंध होते हैं ये बहुत ही दुर्बल बंध होते हैं। ये परतें आपस में दुर्बल बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं, दुर्बल बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये परतें एक दूसरे पर फिसल जाती हैं, फिसलने के कारण इनका उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ये इसकी संरचना हो गई, इसकी शॉट ले लो। इसके बाद इसके कुछ उपयोग लिखवाएंगे। उपयोग भी कॉमन ही है कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हम इसके उपयोग लिख देते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। अब देखो ये क्या है, इनमें परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, इसलिए इनका उपयोग शुष्क लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में होता है। इनका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब देखो सेलों में जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। हम ये कह सकते हैं क्यों, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, इससे इसका उपयोग ग्रेफाइट यानी उसको इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। घर्षण से बचने के लिए स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। शुष्क स्नेहक, सूखे स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और कई बार क्या करते हैं, लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उनमें हम उसको पॉलिश करते हैं, कार्बन की पॉलिश करते हैं, ग्रेफाइट की पॉलिश करते हैं। तो इसमें लिख लो, लोहे को जंग से बचाने के लिए
उस पर ग्रेफाइट की पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है। और जो परमाणु भट्टियाँ होती हैं उनमें इसके जो कार्बन की छड़ें होती हैं वो मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टियों में ग्रेफाइट की छड़ें मंदक के रूप में उपयोगी होती हैं। इस तरह से ये ग्रेफाइट के उपयोग हो गए और ये इसकी संरचना हो गई। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद जो नेक्स्ट अपर रूप है वो पढ़ेंगे हम, वो है फुलरिन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। दिख रहा होगा कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। साथ साथ नोट्स बनाते चलो आप। देखिए फुलरिन की संरचना, इसका नाम फुलरिन क्यों पड़ा? क्योंकि जब कार्बन के बहुत सारे कार्बन लेकर हम एक संरचना बनाते हैं, ठोस मजबूत और सॉलिड चीज़ होती है, तो उसके बनाने में किसका योगदान था? फुलरिन नामक बंक मिस्टर फुलरिन ने सबसे पहले इसको बनाया था। बंक मिस्टर फुलरिन ने 60 कार्बनों को एक कम से कम, छोटी से छोटी संरचना इसकी C60 होती है, यानी इसमें 60 कार्बन कम से कम होते हैं, उनकी संरचनाओं को बनाया बंक मिस्टर फुलरिन ने। ये अत्यंत ही कठोर पदार्थ होता है, इसलिए इसी नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं फुलरिन की? फुलरिन में एक कठोर पदार्थ होता है जिसका गलनांक और भी अधिक होता है। एक फुटबॉल के समान संरचना होती है ये, जिसमें 2 प्रकार की फलकें होती हैं। एक तो पंचकोणीय फलकें होती हैं, पंचकोणीय यानी जिसमें 5 कोण होते हैं, और एक होती है षटकोणीय फलकें। ये आपस में जुड़कर एक फुटबॉल के समान संरचना बनाती हैं। अब ये कितनी होती हैं और कैसे कैसे जुड़ती हैं? तो एक फुटबॉल के समान संरचना बनती है जिसकी विशेषताएं हम लिखेंगे। इसमें 32 फलकें होती हैं, जिनमें 20 फलक तो षटकोणीय होती हैं और 12 फलक पंचकोणीय होती हैं। यानी 12 तो ये होती हैं और 20 ये होती हैं, तो टोटल फलकें होती हैं 32 फलकें होती हैं फुलरिन की संरचना में, C60 संरचना में। तो ये फलकें किस तरह से व्यवस्थित होती हैं? एक फुटबॉल के समान संरचना बनाती हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी संरचना बना देता हूँ, फिर इसकी विशेषताएं लिखेंगे। जैसे देखो, आपको करना क्या है, बीच में एक पंचकोण बनाना है। पंचकोण हम ऐसे इस तरह से ये बनाते हैं, पंचभुज, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल सीधी लाइनें खींच देते हैं। यहाँ पर इसकी लाइन खींच दी, इसकी समान लाइनें यहाँ पर। अब इनमें क्या करते हैं, ऐसे षटकोण बना देते हैं। ये इसका भी ऐसे षटकोण बना दीजिए, ये, और यहाँ भी षटकोण बना दो, यहाँ भी षटकोण बना देते हैं, और यहाँ भी षटकोण बना देते हैं। ये हो गई षटकोणीय संरचनाएं। बीच में पंचकोण है, और भी इसमें इनके लाइनों को हम ऐसे कर देते हैं। ज़्यादा न बनाकर हम थोड़ी छोटी संरचना ईजी है, ये भी फुटबॉल के समान ही है। सबके कोनों पर ऐसे ऐसे लाइनें कर देंगे और इनको हम ऐसे मिला देंगे गोलाई में। तो ये फुटबॉल के समान संरचना हो गई, जिसमें 2 तरह के पंचकोण और षटकोण। पंचकोण कितने होते हैं? 12, और षटकोणीय संरचनाएं होती हैं 20। तो ये फुलरिन की संरचना होती है, इसको हम C60 फुलरिन बोलते हैं, ठीक है। ये षटकोणीय फलकें, षटकोणीय फलक जो कितनी होती हैं? 20 होती हैं। और ये पंचकोणीय है, पंचकोणीय फलक
जो कि 12 होती हैं संख्या में। इस तरह से कुल फलकों की संख्या 32 होती है। तो ये फुलरिन की स्ट्रक्चर है, इसको बना लो, बिल्कुल इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फुटबॉल के समान संरचना है। देखिए ये फुलरिन की विशेषताएं हैं। यह फुटबॉल के समान संरचना होती है। इसके अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन होते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी संरचना है, जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक बंकिंस्टर फुलरिन ने बनाया था, इसलिए इसको बंकिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। C60 में 32 फलकें होती हैं, जिनमें 12 क्या होती है, पंचकोणीय होती हैं, 12 पंचकोणीय होती हैं व 20 षटकोणीय फलकें होती हैं। यह विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक क्यों होती है? देखो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसमें, है ना। ये कार्बन है 1, 2, 3 कार्बन से, तो इसका मतलब एक संयोजकता बची हुई है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए विद्युत की सुचालक होती है। कार्बन कार्बन के बीच में 1.40 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। फुलरिन गोल गुंबद के समान होती है, इसे बकी बाल भी कहते हैं। ये इसकी विशेषताएं हो गई फुलरिन की। ये भी कार्बन का ही अपर रूप है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके उपयोग कि फुलरिन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। देखो ये इसके उपयोग हैं कि फुलरिन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कार्बन के मुख्य अवयव प्ररूप के रूप में होता है, क्योंकि ये उच्च ताप पर भी ये पिघलता नहीं है, इसका गलनांक अत्यधिक होता है। इसलिए जो गाड़ियों में बेयरिंग उपयोग किए जाते हैं, जिनको उनकी जो गोलियां होती हैं, बॉल होती हैं, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि बॉल बेयरिंग बनाने में इनका उपयोग बहुतायत किया जाता है, क्योंकि जब गाड़ियों के पहिए चलते हैं तो गर्म हो जाते हैं बेयरिंग, जिससे क्या है साधारण जो लोहे की गोलियां होती हैं वो पिघल जाती हैं, लेकिन ये फुलरिन की बनी गोलियां पिघलती नहीं हैं, इसलिए इसका उपयोग बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में करते हैं, और उच्च ताप पर ये अति चालक होने के कारण इसका उपयोग कार्बन के महत्वपूर्ण अपर रूप के रूप में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपर रूप होता है। ये भी विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये विद्युत का चालन करता है। और कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो ये हमने कार्बन के इस वीडियो में कार्बन के अपर रूप पढ़े, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है हीरे और ग्रेफाइट की तुलना कराने के लिए, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ना, वीडियो को बार बार देखना जिससे अच्छी तरह से याद हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।